मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांग्लावाद कार्यरत हूँ। आज हम थॉमस हिल ग्रीन का राज्य संबंधी विचार का अध्ययन करेंगे। ग्रीन ने राज्य के संबंध में अपने स्पष्ट, सुसंगत, पूर्ण विचार प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम ग्रीन ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता व अन्य उन सिद्धांतों का खंडन किया जो राज्य को मानव निर्मित मानते थे। ग्रीन का मत है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था जिसका विकास कार्मिक रूप से हुआ है। ग्रीन इस बात का भी खंडन करता है कि राज्य संप्रभु अपनी शक्ति के बल पर कानूनों का पालन करता है, बल्कि उसका मत है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। इस संदर्भ में आगे ये भी कहते हैं कि शासन वही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ है जो लोगों के दिल पर, ना कि शरीर पर। यदि राज्य या संप्रभु अपनी शक्ति को स्वेच्छाचारिता में ये भूल जाता है तो उसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। संप्रभु को अपनी प्रजा का दिल जीतने की प्रत्येक संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वह तत्परता के साथ जन समस्याओं का निराकरण करे। इस प्रकार राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थन करता है। वह यह भी कहता है कि राज्य जन इच्छाओं, आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो जनता को यह अधिकार है कि वह ऐसे राज्य का विरोध करे। राज्य का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि वह जनता के आत्म विकास को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यानी कि राज्य के बारे में ग्रीन का विश्वास है कि राज्य का उद्देश्य नैतिक विकास से है, उसके कार्य उसी उद्देश्य से प्रेरित होने चाहिए। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य मनुष्य का नैतिक उत्थान करके उसे शुभ जीवन को व्यतीत कर सकने योग्य बनाना है। अतः राज्य को वे ही कार्य करने चाहिए जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों। नैतिक उत्थान से उसका तात्पर्य व्यक्ति को ऐसी स्थिति में लाना जिसमें वह स्वयं द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारित कार्यों को दूसरों के प्रति कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर करे, अर्थात व्यक्ति अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करे, किसी भारी शक्ति के भय से बाध्य होकर नहीं। बार्कर ने ग्रीन के इस राज्य संबंधी विचार के बारे में लिखा है कि राज्य का अंतिम नैतिक मूल्य होता है और यह एक अत्यंत गौरवपूर्ण मूल्य है। यह एक नैतिक प्राणी है जिसे इसके नैतिक उद्देश्य ही जीवित रखते हैं। यानी कि राज्य के सिद्धांत में राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ग्रीन के विचारों से स्पष्ट होता है कि उसने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत उन सभी विचारों का विरोध किया जो राज्य को एक मानव निर्मित या कृत्रिम संस्था मानते हैं। उसका मत है कि राज्य की उत्पत्ति कर्मिक विकास का परिणाम है। उसके अनुसार मानव चेतना से स्वतंत्रता संभव, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित, अधिकारों के लिए राज्य की आवश्यकता है। ग्रीन ने राज्य के यांत्रिक और शक्ति सिद्धांत का खंडन किया है। उसने राज्य का आधार इच्छा माना है, ना कि शक्ति। उसकी दृष्टि में राज्य प्राकृतिक संस्था है क्योंकि मनुष्य अनिवार्य रूप से सामाजिक प्राणी है। राज्य का निर्माण के बारे में कहता है, रूसों के समान ग्रीन ने भी व्यक्तियों में दो इच्छाओं का होना स्वीकार किया। प्रथम व्यक्ति की सदिच्छा और द्वितीय स्वार्थ इच्छा। यानी कि व्यक्ति की सदिच्छा उसकी नैतिक इच्छा होती है जो उसे अपने समाज के सब व्यक्तियों को सदिच्छाएं सम्मिलित करके सामान्य इच्छा का निर्माण करती है। सामान्य इच्छा समाज के सामान्य हितों में वृद्धि करती है, अतः इन हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च शक्ति संपन्न राज्य का निर्माण होता है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ग्रीन का कहना है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, अर्थात राज्य की उत्पत्ति में इच्छा का हाथ है, न कि शक्ति का। लेकिन व्यक्तिवादी, साम्यवादी, अराजकतावादी राज्य को केवल शक्ति का ही परिणाम मानते हैं। ग्रीन का मत है कि जो अधिकारों को अवहेलना, यानी कि ग्रीन का मत है कि जो राज्य भय उत्पन्न कर अपनी आज्ञाओं का पालन करवा सकता है लेकिन वह स्थायी समय तक अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता है। राज्य के अधिकारों की रक्षा के बारे में लिखता है कि ग्रीन के अनुसार अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से ही राज्य का जन्म होता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने अधिकारों के समान ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन स्वार्थवश वह दूसरों के अधिकारों का अवहेलना भी करने लगता है। ऐसी स्थिति में राज्य के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। राज्य शक्ति का प्रयोग इच्छानुसार, राज्य यदा कदा शक्ति का प्रयोग करता है लेकिन वह सभी की इच्छा से ही ऐसा होता है। व्यक्तियों के सामान्य अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा इस शक्ति का प्रयोग न केवल उचित अपितु आवश्यक भी है। ग्रीन के मतानुसार राज्य कानूनों के द्वारा शक्ति का प्रयोग उन व्यक्तियों के विरुद्ध करता है जो या तो दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करता है या अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करता। इस प्रकार राज्य जन कल्याण से प्रेरित होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इस प्रकार ग्रीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य को जीवन प्रदान करने वाली शक्ति उसकी सर्वोच्च दमनकारी सत्ता नहीं बल्कि जनता की सामान्य इच्छा है, जो सामान्य उद्देश्य की सामान्य चेतना होने के कारण समाज का निर्माण करती है और अधिकारों को जन्म देती है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपने राज्य संबंधी अवधारणा इच्छा को अत्यधिक महत्व दिया है। राज्य के कार्य के बारे में जैसे कि
उसका नैतिक कार्य है। ग्रीन ने राज्य के कार्यों को अनिवार्य रूप से नैतिक कार्य माना है। राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसके अंतर्गत नैतिकता का विकास संभव हो। लेकिन ग्रीन का मत है कि राज्य नैतिक संस्था होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से नैतिकता के विकास के कार्य नहीं करता, जिनके आधार पर व्यक्ति के नैतिक कार्यों को प्रभावित किया जा सकता है। इस तरह राज्य को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिनसे व्यक्ति में कर्तव्य पालना की भावना आ सके। इस तरह राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के सत्कर्तव्यों के पालन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ग्रीन निरंकुश राज्य का विशिष्ट कार्य व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किए जाने वाले उत्तम कार्यों के मार्ग में भारी बाधाओं का निर्माण करना है। इस विशिष्ट कार्य के संपादन में राज्य को समाज के बाह्य आक्रमणों से रक्षा करनी पड़ती है और समाज के परंपरागत अपराधों पर अंकुश लगाना पड़ता है। निषेधात्मक दृष्टि से जैसी वह यह मानता है कि अज्ञान, शराबखोरी, भीख मंगापन मानव के नैतिक विकास के मार्ग में बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार निषेधात्मक क्षेत्र में स्वस्थ नैतिक जीवन की आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए राज्य व्यक्तियों को स्वच्छ रहने, शराब न पीने, माता पिताओं को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का बलपूर्वक बाध्य कर सकता है। विधेयात्मक दृष्टि से राज्य के कार्य क्षेत्र की व्याख्या करते हुए ग्रीन राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि वह नैतिकता के विकास हेतु जहां उपयुक्त समझे वहां हस्तक्षेप करे, आवश्यक हो तो बलपूर्वक प्रयोग करे। नागरिक जीवन में राज्य का यह हस्तक्षेप किस सीमा तक होगा, नैतिक जीवन के मार्ग में बाधाओं दूर करने के लिए राज्य क्या क्या करेगा, इसकी कोई निश्चित सीमाएं ग्रीन ने निर्धारित नहीं की है। लेकिन ग्रीन राज्य के विधेयात्मक कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कि राज्य का विशिष्ट कार्य भी है बाधाओं का निर्माण करना। ग्रीन के अनुसार राज्य विशिष्ट कार्य व्यक्ति की स्वेच्छा से किए जाने वाले उत्तम कार्यों के मार्ग से बाह्य बाधाओं को निर्माण करना। इस विशिष्ट कार्य के संपादन में राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी पड़ती है तथा समाज की परंपरागत अपराधों पर अंकुश लगाना पड़ता है। यानी कि बारकर ने लिखा है कि यह कार्य उन बाधाओं को हटाने तक सीमित है जो मनुष्य द्वारा किए जाने योग्य कार्यों में बाधा डालते हैं। कौन कौन से बताइए? जैसे शिक्षा, ज्ञान की अनिवार्य शिक्षा न होने से बच्चे अज्ञानी रहते हैं। ग्रीन के अनुसार बिना ज्ञान के मनुष्य उसी प्रकार पंगु हो जिस प्रकार वह किसी अंग विहीन हो जाने से पंगु हो जाता है। अतः इस बाधा को दूर करने के लिए विद्यालयों की स्थापना करना, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना राज्य का कार्य है। यानी दूसरी बाधा बताया मद्यपान की बुराई। जैसे ग्रीन के अनुसार शराब का नशा भी अज्ञान की तरह मनुष्य के नैतिक जीवन में बाधक है। राज्य का मद निषेध का कदम उठाना चाहिए, मदिरा के क्रय विक्रय पर वर्जित करना चाहिए। तीसरा बाधा जो बताइए दरिद्रता की है। इसका मूल कारण दूषित भूमि व्यवस्था थी। अतः इससे बाधा को दूर करने के लिए राज्य द्वारा जमींदारी प्रथा का अनुमूलन का कदम उठाना चाहिए। चौथी बाधा बताइए स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों का अभाव था जिससे महामारियां फैलती रहती थी। अतः राज्य को बीमारियों में रोकथाम के लिए आवश्यक रूप से टीके लगाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवी बाधा कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों, विशेषतः बच्चों और स्त्रियों की दुर्दशा थी। इसके लिए वह राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक मानता था। यानी कि राज्य के कार्य की सूची के बारे में बताता है कि राज्य के क्या क्या कार्य रहेंगे। राज्य को व्यक्ति के नैतिक उत्थान में बाधा उपस्थित करने वालों को दंडित करना चाहिए। राज्य शिक्षा का व्यापक प्रसार करे। राज्य को व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। राज्य को नैतिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राज्य को व्यक्तियों में संयम, सदाचार, पवित्रता की भावना प्रोत्साहित करनी चाहिए। राज्य को छोटे समाजों में सामंजस्य स्थापित करने, उनके सदस्यों को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर देना चाहिए। राज्य ऐसी उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके। राज्य को मापक वस्तुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगानी चाहिए। राज्य को विभिन्न वर्गों संस्थाओं के बीच सामंजस्य कायम करके बहुसंख्यक वर्ग का हित करना चाहिए। राज्य को युद्ध का विरोध करके व्यक्ति के जीवन का अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की नींव डालने का श्रेय टी.एच. ग्रीन को ही जाता है, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से सरकारों को अपने राज्य का स्वरूप परिवर्तित करने के लिए विवश किया था। इस तरह ग्रीन का राज्य मानव के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर है। राज्य की संप्रभुता के बारे में लिखता है। ग्रीन से पूर्व संप्रभुता के संबंध में दो विचार प्रचलित थे। प्रथम रूसो सामान्य इच्छा के में सर्वोच्च शक्ति का अधिवास बात है। द्वितीय आस्टिन जो किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति में संप्रभु का निवास की बात करते हुए कहते हैं। संप्रभु का अंश आदेश ही कानून होता है। ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधारा। ग्रीन ने इसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उसके अनुसार प्रत्येक कानून का स्रोत निश्चित होता है। कानून परंपराओं से भिन्न होते हैं क्योंकि कानून संसद और तथा निश्चित मानव समूह आदि द्वारा बनाया जाता है, जबकि परंपराओं का स्रोत निश्चित नहीं होता है। इसलिए आस्टिन का यह मत यह कहना कि कानून का स्रोत संप्रभु निश्चित मानव है तो ठीक प्रतीत होता है, लेकिन जनता कानून का पालन दंड के भय के कारण नहीं करता, बल्कि उसका पालन इसलिए करता है कि कानून
के सामान्य हित में होते हैं। इस तरह आंशिक रूप से आइंस्टीन से सहमत होते हुए भी अंत में शास्त्रों के नियम का स्वीकार करता है। इससे तरह ग्रीन के अनुसार कानून का मुख्य स्रोत संप्रभु होता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। ग्रीन का मत है कि मानव अपने जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के समुदायों के साथ जुड़ा रहता है, जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके लिए ये समुदाय मानव को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु समाज, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक आवश्यकताओं के लिए धर्म, राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए राज्य होता है। इन समुदायों को ग्रीन राज्य की भांति प्राकृतिक तथा स्वाभाविक मानता है। इस तरह इनका महत्व तो राज्य के समान ही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ग्रीन बहुलवाद का समर्थन करता है। बहुलवादियों की मान्यता के विरुद्ध वह यह मानता है कि राज्य अन्य सभी समुदायों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उनमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है, उनकी रक्षा भी करता है। राज्य का विरोध का अधिकार भी है। यानी ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को आने वाली बाधाओं का निर्माण करना। यदि राज्य इस उद्देश्य में सफल नहीं होता तो नागरिक उसकी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तत्कालीन इंग्लैंड में अशिक्षा, मदिरापान, गरीबी, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था तथा अव्यवस्था आदि अनेक ऐसी समस्या थी जो व्यक्ति की नैतिकता के विरुद्ध थी। इन बातों से अवगत होने के कारण ही ग्रीन ने जहां राज्य को मुख्य कार्य व्यक्ति के लिए आवश्यक वातावरण बनाने का माना है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को अधिकार दिया गया कि यदि राज्य जन इच्छा आकांक्षाओं को खरा नहीं उतरता है तो उसका विरोध करने का अधिकार है। लेकिन विरोध सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगा। विरोध का मूल कारण अन्यायपूर्ण कानून, राज्य द्वारा समाज के हित के विरुद्ध कदम उठाना, संवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करना होता है। यानी कि ग्रीन ये कहता है कि ग्रीन ने राज्य के कार्य संबंधी विचारों को निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि उसने व्यक्ति को विशेष महत्व दिया, गरिमा प्रदान करते हुए उसे हिग्गल की भांति राज्य का साधन नहीं माना है, अपितु तो साध्य बना दिया। ग्रीन का चरम लक्ष्य व्यक्ति और उसका विकास है, राज्य नहीं। इसी प्रकार उसके विचारों में लोक कल्याण का राज्य का विचार सन्निहित है। ग्रीन ने सर्वप्रथम इस विचार को प्रबलता से रखा कि राज्य को जनता के कल्याण के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कानून बनाने चाहिए। इस प्रकार हिगल का दर्शन से प्रभावित होने के बावजूद ग्रीन हिगल की तरह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन नहीं मानता है। ब्रिटेन के विद्यमान उदारवादी परंपराओं से प्रभावित होकर व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन घोषित करता है और इसी दृष्टि से उसके कार्य को निर्धारित करता है। ना ग्रीन के जो है हम ये कह सकते हैं कि उसने संपत्ति के विचार भी दिए हैं, उसने विश्व बंधुत्व युद्ध का विचार दिया, शासन का भी विचार दिया है, अन्य समुदायों से धर्म से संबंधित भी दिया है। और हम इसका जैसे राजनीतिक दर्शन की आलोचना में हमें देखते हैं मानव स्वभाव के दोषपूर्ण चित्रण किया इसने, यानी एक एक चित्रण किया है, पूरा नहीं है। मनुष्य हमेशा सामाजिक हित को ध्यान में रखकर कार्य करता है, किंतु सच है कि मानव स्वभाव अनैतिक तत्वों से भी प्रभावित होता है। प्रभुसत्ता का दोषपूर्ण सिद्धांत, जैसे कि मैकावेन का है, ग्रीन प्रभुसत्ता की आधुनिक समस्या के छोर तक पहुंचकर उसे छूकर ही रह जाता है, उसका हल नहीं निकाल पाता है। राज्य के निषेधात्मक कार्य अंतर्गत तो सकारात्मक कार्य हैं, यानी कि संपत्ति संबंधी विचार विरोधाभास है। यानी कि एक तरफ तो वह संपत्ति के संचय को छूट देता है, दूसरी तरफ भू संपत्ति के संग्रह को द्वितीयता का कारण समझता है। शासन संबंधी विचारों का दुर्बोधता, यानी कि शासन संबंधी विचारों का भी दूसरी दुर्बोधता की है। अधिकारों के संबंध में विरोधाभास विचार रहे हैं। ग्रीन के प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचारों में यह स्पष्टता कमी है कि जिसकी किन्हीं भी दार्शनिक से आशा की जा सकती है। यानी वेपर ने लिखा है, राज्य के विरोध का अधिकार महत्वहीन है और अत्यधिक बौद्धिक दृष्टिकोण इसको माना गया है। चेतना तत्वों का ध्यान दिया गया है, राज्य को रहने वाले व्यक्ति कार्य को प्रभावित करते हैं। यानी कि इसमें रूढ़िवादी और अंधावादी दृष्टिकोण, मिथ्य मान्यताओं पर आधारित दर्शन है। फिर भी ग्रीन का योगदान है, इसने उदारवाद और उपयोगितावाद को समयानुकाल बनाया और आदर्शवाद का व्यक्तिवाद के साथ समन्वय किया है। जैसे कि वेपर ने लिखा है कि ग्रीन ने व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के दोषों का संशोधन किया, यानी उसने व्यक्तिवाद को नैतिक और सामाजिक रूप प्रदान किया, आदर्शवाद का परिष्कार और परिमार्जन कर उसे सभ्य विचार में बदल दिया। राज्य का आधार संबंधी विचार, यानी राज्य का आधार संबंधी सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी उसका सूत्र राज्य का आधार शक्ति नहीं वर्ण इच्छा है, राजनीतिक सिद्धांत का आधारभूत सूत्र माना जाता है। सीमित संप्रभुता का सिद्धांत को अपनाया है, इसने सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा को बढ़ावा दिया है। बार्कन के अनुसार ग्रीन एक ऊंची उड़ान लेने वाला आदर्शवादी तथा एक ठोस यथार्थवादी भी था। सेबाइन के अनुसार ग्रीन की मूल धारणा यह थी कि राज्य का लक्ष्य अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आश्वासन देना नहीं, अपितु सर्वसाधारण के कल्याण के लिए न्यूनतम जीवन स्तर, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि की परिस्थितियां उत्पन्न करना है तथा यह देखना है कि देश की जनसंख्या का अधिकांश बाकी सुविधाओं से वंचित न रह जाए। संक्षिप्त में कह सकते हैं हिगलवादी चुनौती को स्वीकार करने वाला वह एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है। उसका प्रभाव 20वीं शताब्दी के राज्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है। बार्कर, लास्ट की लिंड से
के विचारों पर ग्रीन के दर्शन का स्पष्ट प्रभाव प्रदर्शित होता है। लॉर्ड्स एस स्मिथ, कर्जन और मैकडोनाल्ड जैसे राजनेता भी उसके विचारों से प्रभावित थे। बार्कर के शब्दों में व्यक्ति उसके यानी कि ग्रीन के समस्त दर्शन का आधार रहता है। वह राज्य की प्रभुसत्ता का आदर्शीकरण में नहीं फंसा। प्लेटोवादी होने के अपेक्षा वह अस्तुवादी अधिक है और हिगलवादी होने की अपेक्षा कांटवादी अधिक है। आज इतना ही, धन्यवाद।